सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास। अपन ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी लास्ट क्लास में। अभी अपन कलर्स देखते हैं। ओके, सो वन ऑफ द थिंग वी नो इज़ दैट डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कलर्ड। ओके, ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपाउंड्स जो है कलर्ड है, ऑलमोस्ट, नॉट ऑल ऑफ देम। ओके, और मतलब इनका यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स दैट आर एक्चुअली कलर्ड। अगर देखा जाए तो एस और पी ब्लॉक के बहुत कम कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं। ओके, एस और पी ब्लॉक में, लेकिन काफ़ी जो एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के दीज आर एक्चुअली कलर्ड। और ये आता है बेसिकली बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डी एंड एफ शेल। ओके, तो यहाँ पे जो आयनिक स्टेट अपन देख रहे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ओके, तो ये आयनिक स्टेट में दे हैव इनकम्प्लीट डी एंड एफ ब्लॉक। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट कलर्स। या सो बेसिकली अगर अपन फ्री गैशियस आइसोलेटेड आयंस देखें, ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन कि कलर्स क्यों अराइज होता है। ओके, और ये तुमको डी ब्लॉक में भी काम आएगा और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के भी कलर्स एक्सप्लेन हो जाते हैं। और इसको अपन ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली जो कलर का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी देखते हैं बेसिकली, क्योंकि काफ़ी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दे आर एक्चुअली कलर्ड। तो ये डिस्कशन अपन कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, वहाँ एक्चुअली गेट कलर। ओके, तो ध्यान में रखो कि अपने जैसे डी ब्लॉक ले रहे हैं अपन। ओके, सो डी जो शेल है, दीज आर, इसमें 5 ऑर्बिटल्स अपन लेते हैं ना, 1 2 3 4 और 5, तो इस तरह से 5 ऑर्बिटल्स अपन लेते हैं। तो ये 5 ऑर्बिटल्स कैसे हैं? इक्वल एनर्जी के, इजंट इट? दे आर ऑल ऑफ इक्वल एनर्जी। तो ये 5 जो ऑर्बिटल्स होते हैं इक्वल एनर्जी के, इनको अपन बोलते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है कि दे हैव इक्वल एनर्जी, isn't it? So these 5 orbitals degenerate, they are of equal energy, they are of identical energy, there is no difference in these 5 orbitals, dxy, dzx, dx, so on and so forth, है ना, dx square dash y square and dz square, जो भी 5 orbitals है they are of equal energy। लेकिन होता क्या है कि जैसे ग्रुप्स जो होते हैं, सराउंडिंग ग्रुप्स हो गए या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो गए या फिर कोई लिगैंड्स हो गए, ओके, दे कम इन कांटेक्ट विथ दीज एलिमेंट्स। इनके डी ऑर्बिटल्स जो है इनके साथ ये कांटेक्ट बनाते हैं और इनको नॉन डिजेनरेट कर देते हैं। तो दे आर नो लॉन्गर डिजेनरेट बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्शन विद दीज ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है ना? 5 ऑर्बिटल्स है, देखो इनका जो है मतलब डायरेक्शंस जो है दे आर ओरिएंटेड ऑन डिफरेंट एक्सेस। तो ये जो ग्रुप्स है ये किस एक्सेस से उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ओके, किस एक्सिस से उनके साथ या किस एंगल से उनके साथ कनेक्शन बना रहे, उसके वजह से ये जो ऑर्बिटल्स है, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, तो अगर एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं इनके 5 ऑर्बिटल, तो दे आर गोइंग टू बी नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल। ओके, तो दे आर नॉट डिजेनरेट एनी मोर। इनकी एनर्जी क्या हो गई, अभी अलग अलग हो गई है। ओके, तो दे आर नॉट सेम एनर्जी ऑल ऑफ दिस ऑर्बिटल्स। ओके, सो यहाँ पे अपन क्या होता है कि यू हैव जैसे 5 ऑर्बिटल्स है, तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स ले रहे हैं अपन, ये है डिजेनरेट। ओके, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ दिस ग्रुप्स नाउ दे विल बी आइदर, इन दिस केस यू हैव 2 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड 3 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? ये डिजेनरेट सिचुएशन हो गई, ये नॉन डिजेनरेट सिचुएशन हो गई। दे आर नॉट ऑफ द सेम एनर्जी एनी मोर। और ये क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन अपने को डी ब्लॉक से मिलता है। ओके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से अपने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस जो आयंस है। ओके, दे आर अफेक्टेड, उनकी जो एनर्जी है दे आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दीज ऑर्बिटल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट दीज सेपरेट एनर्जी लेवल्स। ओके, ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेपरेट हो गई या दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इज दिस अंडरस्टूड कि दे आर बेसिकली एट डिफरेंट एनर्जी लेवल। ओके, सो नाउ यू हैव एनर्जी। सो जैसे ये लेवल बन रहे, मान लो 3 एक एनर्जी पे है, दूसरे 2 है, वो दैट हैज डिफरेंट एनर्जी। तो इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया डी और ये हो जाएगा डी स्टार। ओके, सो ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, डी डी स्टार। इस तरह से अपन इसको इंडिकेट करते हैं।
ओके और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है मान लो, ओके मान लो देर आर इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ओके फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन दिस डी शेल, तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन जंप टू हायर ऑर्बिट, ठीक है ना, हायर डी स्टार एनर्जी ऑर्बिटल, और वहाँ से ओके वंस दे जंप टू हायर ऑर्बिटल दे कैन नाउ जंप बैक, राइट। जैसे मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जंप किया है इसने, इट हैज़ गेन्ड सम एनर्जी और ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले गया। अब ये वहाँ पे नहीं रहेगा, इट विल बेसिकली कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। और जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है वो ये रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। तो इस तरह से अपने को कलर मिल रहा है। सो दे हैव टू एब्जॉर्ब द एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, वहाँ से वो लोअर एनर्जी पे जंप बैक करेंगे एंड दे आर गोइंग टू रेडिएट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इस तरह से अपने को कलर मिलते हैं। इज दिस क्लियर? सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। बट आई थिंक दैट्स शुड गिव यू एन आइडिया हाउ द कलर्स आर एक्चुअली इमर्जिंग फ्रॉम इट, ठीक है। यहाँ पे विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब होता है एंड व्हेन दे कम बैक टू देयर ग्राउंड एनर्जी स्टेट यू गेट डिफरेंस इन एनर्जी दैट गेट्स इमिटेड एज द लाइट, ओके। सो दिस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज डिपेंडेंट ऑन हाउ बिग दैट एनर्जी डिफरेंस इज, कि ये जो एनर्जी शेल से जो सेपरेट हो रहे हैं ये कितने डिफरेंस से सेपरेटेड है उसके ऊपर इनका कलर डिपेंड करेगा, बराबर है। जितना ज़्यादा डिफरेंस उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ये लाइट इमिट करेंगे, करेक्ट है ना। जितना ज़्यादा डिफरेंस है एनर्जी में, ओके, उतने ज़्यादा एनर्जी का ये लाइट इमिट कर रहे हैं, ओके। मतलब जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ये लाइट इमिट करेंगे, और अगर उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ये लाइट इमिट कर रहे हैं तो ये लाइट किस तरफ रहेगा, ब्लू के तरफ रहेगा, इजंट इट। और अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट इमिट कर रहे हैं तो ये रेड के तरफ रहेगा, ऐसी है ना, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। सो you can see that ये इस तरह के लाइट, so this is low frequency and this is high frequency, okay। या फिर low energy बोलेंगे और high energy light emit कर रहे हैं, okay। so obviously यहाँ पे गैप ज़्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा, ये देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इसको अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। so ये हाई एनर्जी का लाइट जो है ये इमिट हो रहा है, या तो किस तरह से इमिट होता है वो भी अपन देखेंगे। नॉट नेसेसरीली कि देखो जो कलर अपने को दिखता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, ओके। सो मैं से यहाँ पे शायद से बताने में ये कर दिया मैंने, थोड़ी जल्दबाजी कर दी। बेसिकली जो लाइट अपने को दिख रहा है वो लाइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। जैसे दो एनर्जी के ये देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस है इसको अपन डेल्टा का साइन देते हैं, दैट इज़ द डिफरेंस इन एनर्जी, दैट इज़ डेल्टा ई, बेसिकली इट इज़ इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का लाइट वो इमिट करेगा, लेकिन उसने जो अपन लाइट पास करवा रहे, ओके, जो लाइट पास करवा रहे उसमें से वो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब किया है, ओके, टू गो टू द हायर एनर्जी लेवल। और फिर जो लाइट अपने को दिखता है दैट इज़ वाइट लाइट माइनस द एब्जॉर्ब लाइट, वो लाइट अपने को दिखता है, ओके। तो इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखता है। तो इसका जैसे मैंने बताया कि डिटेल्ड में अपन जब देखते हैं दैट इज़ इन द नेक्स्ट क्लास। सो बेसिकली किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखता है, ये जैसे अगर रेड लाइट एब्जॉर्ब किया है उसने तो अपने को दिखेगा ब्लू लाइट, ओके। सो जब ब्लू कलर अपने को दिख रहा है इसका मतलब इट्स एक्चुअली इसका जो गैप है दैट इज़ लो, ओके। ये कॉम्प्लेक्स का जो गैप है दैट इज़ लो, इस तरह से अपने को दिखता है बेसिकली। सो गोना टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। यहाँ पे अपन पूरी तरह से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वी डोंट नो कि कौन सा लिगैंड ज़्यादा एनर्जी गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो विल जस्ट होल्ड ऑन टू दैट। सो जो एनर्जी गैप है काय के ऊपर डिपेंड करता है, लिगैंड के ऊपर डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ओके, मतलब उसमें कितने लिगैंड्स है, ओके, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इज इट अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट कि तुमको ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्वियसली, लेकिन इसके ऊपर पूरे के पूरा चैप्टर ये नेक्स्ट इसमें है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके।
सो यहाँ जैसे हम बता रहे, कलर वी सी इज द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड वेवलेंथ, ओके, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द एब्जॉर्ब्ड, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखता है, ओके। कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि जैसे जिंक सल्फेट हो गया या टाइटेनियम हो गया, जिसमें D10 या D0 कॉन्फ़िगरेशंस आ रहे हैं, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस है दे आर गोइंग टू बी कलरलेस। द रीज़न फॉर दैट इज देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन। सो D10 में क्या है, सो वी हैव दीज 5 ऑर्बिटल्स, बराबर है या। अब D10 में क्या, देर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इजंट इट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए देर इज़ नो एम्प्टी ऑर्बिटल, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें डी स्टार जो ट्रांजिशन है दैट इटसेल्फ इज़ नॉट पॉसिबल। D0 में क्या होगा, ओके, एवरीथिंग इज एम्प्टी, देर इज़ नो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है D0 में, ओके। सो अगेन प्रमोशन के चांसेस नहीं है, isn't it? So there is not going to be any D star transition. Therefore D10 और D0 configurations generally colorless होते हैं। समझ में आया क्या? D10 और D0 configurations they are generally colorless, not in all cases। कुछ examples अपन देखेंगे जिसमें D0 configuration है उसके बावजूद भी colored complexes अपने को मिलते हैं। So जैसे स्कैंडियम 3 हो गया which is also D0, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6, manganese +7, these all have D0 configurations, okay, and so DD star spectra impossible and they should be colorless। देखो should be बोल रहे हैं अपन, not necessarily that they are colorless, okay, they should be colorless। यहाँ पे कुछ exceptions अपने को मिलते हैं, वो exceptions अपन देखते हैं, okay। You can see that vanadium oxide, okay, वेनेडियम ऑक्साइड ये पेल येलो कलर का आता है। क्रोमियम क्रोमेट आयन जो होता है बेसिकली डाइक्रोमेट आयन, दैट इज़ डीप येलो कलर, एंड दिस इज परमैग्नेट आयन दैट इज़ इंटेंस पर्पल कलर, ओके। दीज आर एक्चुअली कलर्ड इवन दो दे हैव D0 कॉन्फ़िगरेशन। सो ये कलर क्यों अराइज हो रहा है, इसके बारे में मैंने तुमको एक वन ऑफ द अर्लियर क्लास में बताया था, ओके। ये कलर क्यों आ रहा है, कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ऑक्सीजन इनके पास लगा हुआ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इजंट इट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज अ चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इटसेल्फ, ओके। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो थोड़ी ट्रांसफ़र करता है मोमेंटरीली, ओके, मोमेंटरीली ट्रांसफ़र इट टू द सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आया? तो जब ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीज का लेते हैं, ओके, MnO4 माइनस, ओके, तो ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोमेंटरीली ट्रांसफ़र कर रहा है मैग्नीज को, तो मोमेंटरीली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ड्रॉप होता है फ्रॉम +7 to +6। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीज के पास देर इज़ एन इलेक्ट्रॉन, देर आर लॉट्स ऑफ मैग्नीज एटम्स, है ना, काफ़ी सारे KMnO4 के मॉलिक्यूल्स है। एट एनी गिवन पॉइंट कुछ ना कुछ मैग्नीज जो रहेंगे इसमें, उनके पास एट एनी गिवन पॉइंट देयर इज़ गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है। एनर्जी गैप जो होती है मैग्नीज की दैट इज़ क्वाइट लो, इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी आसानी से जंप कर लेते हैं और इसके वजह से अपने को इनका पर्पल कलर दिखता है। यहाँ पे समझ लो कि कलर क्यों मिल रहा है, कलर क्यों मिल रहा है, ऑल्दो मैग्नीज क्रोमियम दीज आर D0 कॉन्फ़िगरेशन, बट देर इज़ अ चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन टू सेंट्रल एलिमेंट, ओके। दोनों केसेस में, तीनों केसेस में यही हो रहा है इनफैक्ट, ओके। मैग्नीज क्रोमियम वेनेडियम के केस में कि देर इज़ अ चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन टू द सेंट्रल मेटल एलिमेंट, जिसके वजह से देर इज़ there is a momentary transfer of electron, and these elements actually have something to promote to the higher energy orbit। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो इसको प्रमोट कर सकते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गेट कलर्स, ओके। सो यहाँ पे कुछ टेबल दिखा रहा हूँ मैं, दैट बेसिकली शोज यू द कलर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ओके। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑब्वियसली स्कैंडियम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ओके। टाइटेनियम +2 में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स नॉट वेरी स्टेबल।
एक्चुअली वेनेडियम एग्जिस्ट करता है इन +2 एंड यू गेट वायलेट कलर, क्रोमियम का ब्लू कलर, मैग्नीज का जो होता है दैट इज़ एक्चुअली इन पिंक कलर. यहाँ पे सब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है. ओके, वी आर नॉट टेकिंग एनी सॉल्ट्स, वी आर जस्ट टेकिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. Fe ये पेल ग्रीन होता है. कोबाल्ट दैट इज़ एक्चुअली पिंक. ओके, +3 कॉम्प्लेक्सेस में यू सी कलर्स. मोस्ट नोटेबल जो तुमको दिख रहा है दैट इज़ यहाँ पे स्कैंडियम +3. ओके, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है स्कैंडियम का एंड इट इज़ कलरलेस. ओके, देर इज़ नथिंग टू प्रमोट. D0 कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स वाई इट इज़ कलरलेस. ओके, और उसी तरह से यू कैन गो वायलेट +3 है ना, ये मतलब टाइटेनियम इज़ वायलेट. देन यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ये आ रहा है रेड. सो यू कैन सी देर आर डी इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से दीज कैन बी प्रमोटेड एंड यू गेट कलर्स. यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी ऑफ दिस कलर. ठीक है ना, ध्यान में क्या रखना है, स्कैंडियम इज़ एक्चुअली कलरलेस इन +3. ओके, दैट इज़ द ओनली वन दैट इज़ एक्चुअली कलरलेस. ओके, बाकी obviously there are colors. Okay, vanadium in +5 there is color. अपन ने थोड़ी देर पहले देखा vanadium का. Okay, यहाँ पे +5 नहीं है but it has a pale yellow color in +5 state. Okay, +6 में क्रोमियम आ रहा है और मैग्नीज आ रहा है. ओके, क्रोमियम का येलो ऑरेंज कलर होता है बेसिकली, और दिस इज क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट. ओके, क्रोमेट और डाइक्रोमेट का येलो ऑरेंज कलर मिलता है. एंड देन यू हैव मैग्नीज, दिस इज एक्चुअली परमैग्नेट, सॉरी मैग्नेट. ओके, मैग्नेट में यू गेट ग्रीन कलर. ओके, एंड देन +7 में एक ही है अपने पास विच इज़ परमैग्नेट विच इज़ पर्पल इन कलर. तो सम ऑफ दीज कलर्स यू नीड टू रिमेंबर. बेसिकली स्कैंडियम का, ओके, क्रोमेट डाइक्रोमेट ये ध्यान में रखना है. ऑल्सो रिमेंबर मैग्नेट एंड परमैग्नेट. ओके, बाकी कलर्स तो उन्हें ध्यान में नहीं रखे तो भी चलेगा. ओके, समटाइम्स दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. कोबाल्ट का जो कलर होता है, ऑब्वियसली कॉपर नहीं दिया है लेकिन इन मेनी केसेस कॉपर इज़ ऑल्सो ब्लू. ओके, लेकिन कोबाल्ट ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज़ एक्चुअली ब्लू. ये थोड़ा सा ध्यान में रखो. रेस्ट ऑफ द कलर्स यू डोंट नीड टू रिमेंबर. ओके, वैसे तो रिमेंबर करने की ज़रूरत ही नहीं है. You can logically, because we know a lot of these colors actually, these are all logical things. So these are again some copper. देखो, copper is a blue in color. Okay, and then next is zinc. Zinc is D10 configuration and that is also colorless. Here's a review question. The color of the complex compound is due to, बताओ. सो अभी अपन ने देखा कि कलर आता है बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रमोशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है. सो 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है दे जंप विद इन द डी ऑर्बिटल. सो बेसिकली प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन विद इन डी ऑर्बिटल. दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज साइज ऑफ द एटम्स एंड आयंस. ओके, द कोवलेंट रेडाई ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बराबर है. सो दैट इज़ अ जनरल ट्रेंड बेसिकली. लेकिन अगर टुवर्ड्स द एंड जाते हैं अपन तो साइज एक्चुअली इंक्रीजेस स्लाइटली. थोड़ी सी साइज इंक्रीज होती है टुवर्ड्स द एंड. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज क्यों इंक्रीज होती है टुवर्ड्स द एंड. देखो कि जब अपन प्रोटॉन्स ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग द प्रोटॉन्स इनटू द न्यूक्लियस एंड वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिट. बराबर है. ऑर्बिटल में अपन इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं. लेकिन देखो वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू n-1 d ऑर्बिटल. ओके, वी आर नॉट एडिंग इनटू n ऑर्बिटल, वी आर एडिंग इट इनटू n-1 d ऑर्बिटल. ओके, सो ये जो d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है दे शील्ड द न्यूक्लियस. Okay, from they shield the valence electrons from the nucleus. ठीक है, they have a shielding effect. लेकिन ये जो shielding effect होता है ये कैसा होता है, incomplete. Okay, remember S का सबसे ज़्यादा फिर D का और सबसे कम D का और then उससे भी कम फिर F का आता है. ओके, S P D इस ऑर्डर में DF इस ऑर्डर में ये shielding effect डिक्रीज होता है. तो D ऑर्बिटल जो डाल रहा है n-1 D. ओके, इसके वजह से इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है दैट इज़ लेस. अगर शील्डिंग इफेक्ट लेस है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज़ गोइंग टू गो टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसके वजह से साइज़ जो है, ओके, सो इनकम्प्लीट शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज़ जो है वो डिक्रीज होगा एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी सी. ओके, सो देयर इज़ अ डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन इन साइज
टुवर्ड्स द अर्ली सीरीज, है ना, स्टार्टिंग में. इफ़ यू गो टू द लेटर एलिमेंट, ओके, फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर, इनका जो रेडियस है दैट इज़ वेरी क्लोज टू वन अनदर. समझ में आ गया? सो स्टार्टिंग में देर इज इंक्रीज इन साइज फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर. क्या हो रहा है? देर इज अ ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंसी इन साइज. इनका साइज वेरी क्लोज टू इच अदर. दे आर एक या दो यूनिट से कम ज़्यादा होता है इनके साइज. सो दे आर नियर अबाउट सेम साइजेस. यहाँ पे बिकॉज ऑफ अगेन द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ओके, सो जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फिर से स्क्रीन कर रहे हैं, उनको इनवर्ड पुल कर रहे हैं, ओके. ये एक हो रहा है. दूसरा, वी आर ऑल्सो एडिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू, सो जो दो फोर्सेस है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू n-1d, ये दो इफेक्ट दोनों एक दूसरे को बराबर कैंसिल कर रहे हैं. यहाँ पे देर इज़ अ रिपल्शन फोर्सेस. जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, अब देर इज़ अ रिपल्शन. ओके, नाउ रिमेंबर एट दिस पॉइंट वी आर ऑल्सो पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, सो आफ्टर क्रोमियम एंड देन मैग्नीज, मैग्नीज में अपन पहली बार पेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन. अभी तक अपन ने पेयर नहीं किया था. ओके, सो क्रोमियम तक देर इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल. ओके, एस और फिर डी में, या जैसे ही मैग्नीज आता है वी स्टार्ट टू पेयर, और जैसी पेयरिंग होती है रिपल्शन इंक्रीज होता है. ओके, एंड देन यू हैव कॉपर एंड कोबाल्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, स्टार्ट पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे रिपल्शन भी इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग जो हो रहा है यहाँ पे, दैट गेट कैंसल्ड अप बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज. ओके, दिस रिजल्ट इन द साइज ऑफ द एटम बीइंग ऑलमोस्ट सेम. रिमेंबर, दोनों फोर्सेस जो है, रिपल्शन एज वेल एज एट अट्रैक्शन, ये दोनों फोर्सेस कमिंग आउट टू बी ऑलमोस्ट सेम. दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरी स्लाइट इंक्रीज इन द साइज. इन फैक्ट इट रिमेन्स प्रिटी मच कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे अपन देखते हैं रेडियस. देखो, फ्रॉम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इट इज़ डिक्रीजिंग. या देन क्रोमियम, देखो क्रोमियम तक ये डिक्रीज हो रहा है, एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ प्रिटी मच कांस्टेंट एंड इट इज एक्चुअली स्लाइटली इंक्रीजिंग अप टू कॉपर. सो यहाँ से तो साइज ठीक है, कॉमन ही आ रहा है, कांस्टेंट ही आ रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड द एंड. देन यू हैव जिंक, जहाँ पे साइज फिर से इंक्रीज हो रहा है. ओके, जिंक ऑब्वियसली कंप्लीट शेल रहने की वजह से साइज इज गोइंग टू इंक्रीज. ऑलराइट, यू कैन सी दैट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनके साइजेस जो है नियर अबाउट सेम आते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, बट दीज एक्चुअली आर, सो ऑब्वियसली मैग्नीज का भी साइज सेम ही आता है, बट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, they are very similar to each other in the properties. Okay, that's primarily because of their similar sizes. Okay, मैग्नीज की प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होती है बिकॉज ऑल्दो इट हैज़ द सेम साइज, बट यहाँ पे यू हैव अ D5 कॉन्फ़िगरेशन, जिसके वजह से इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी अलग आती है. ओके, एंड दिस इज़ द सेम ट्रेंड यू सी ऑल ओवर द. कोवेलेंट रेडियस देखो, सिमिलर ट्रेंड. ओके, इट इंक्रीजेस अप टू लाइक इट डिक्रीजेस अप टू क्रोमियम और मैग्नीज, एंड देन बेसिकली रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड तक, एंड देन जिंक में it actually increases. So similar trend है basically. Okay, so जो group 8, 9, 10 है, which is iron, cobalt and nickel family, इनके sizes near about same आते हैं, and because of that they have similar properties. Okay, atoms of transition elements are smaller than those of group 1 and 2. Okay, so काफ़ी small आते हैं in fact as compared to group 1 and 2, and this is also because of the इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, क्योंकि डी ब्लॉक जो है, हम लोग डी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जा रहे हैं, सो डी ब्लॉक जो है दैट इज़ नॉट वेरी गुड विथ शील्डिंग इफेक्ट. इसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होता है, एंड यू गेट ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज़ probably one of the most important point in this topic. Okay, very important, ध्यान में रखना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे इफ़ यू गो डाउन द सीरीज, राइट, सो यू हैव फोर्थ पीरियड से अपना डी ऑर्बिटल शुरू हो रहा है, 5 एंड देन 6. एज यू कम टू 6th पीरियड, क्या हो रहा है कि
now you have to fill electron in this order. So you have 6s, then 4f, and then 5d, okay, and then 6p. इस ऑर्डर में अपने को फिल करना है सिक्स्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन, ओके. फिफ्थ पीरियड में अपन ने कैसे फिल किया था? फिफ्थ पीरियड में वी फिल्ड, सो दिस इज 5 पीरियड, सो दिस इज 5s, f नहीं था, वी हैड 4d एंड देन 5p, सॉरी, ठीक है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे वी आर गेटिंग दिस f ऑर्बिटल, ओके. सो दिस f इज बेसिकली n-2f. इसमें अपन इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं एज यू गो टू सिक्स्थ पीरियड, ओके. एंड दिस एक्चुअली कॉजेज अ प्रॉब्लम, राइट, जब अपन इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्योंकि अब f जो है, f में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा है. तो व्हेन यू गो टू d ऑर्बिटल, ऑलराइट, there are 14 electrons and you have also added 14 protons into the shell, बराबर है. 14 protons add किए न्यूक्लियस में, and then you had added 14 electrons into the n-2 shell, ठीक है. Now what has happened because of that कि जो f जो ऑर्बिटल है उसका शील्डिंग इफेक्ट और भी कम है, लोएस्ट है इनफैक्ट, isn't it? शील्डिंग इफेक्ट इज लोएस्ट. तो ऑब्वियसली ये जो 5d के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा Z इफेक्टिव इनके ऊपर बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ओके. और इसके वजह से जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स रहेंगे इनका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इनका साइज. रिमेंबर, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. 5d के जो एलिमेंट्स रहेंगे, के 5d के एलिमेंट्स, उनका साइज छोटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट, ओके. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी सी. इनकम्प्लीट शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस केसेस. सो यहाँ पे देखो, या दिस इज सिक्स्थ पीरियड, या. So if you look at यहाँ पे this is the fourth period, right? Potassium and calcium, you can see that it size decrease. Rubidium, strontium and cesium, barium size significantly decrease हो रहा है, okay. We have also seen that scandium से लेके size decrease हो रहा है up to like something like manganese, and then it basically remains constant. This is all covalent radii, okay. And then size almost remains constant. Towards the end zinc में size increase होता है, and then you have gallium. Similar trend is seen with this 4d, okay. This is 4d elements. उनके साथ भी अपने को same trend मिलता है. Size actually you can see there is a decrease in size, okay. Just as you enter into d, there is a decrease in size from strontium to yttrium, and then the size actually keeps on decreasing up to certain point, and then you can see there is a constancy, okay. यहाँ पे constant radius मिल रहा है, and then towards the end is actually increasing again, okay. So ये थोड़ा सा अपने को similarity मिल रही है into 3D series. यहाँ पे 3D series लिख रहा हूँ मैं, and this is 4D series, okay. 3D और 4D series में अपने को size का जो trend है, trend similar मिल रहा है, okay. And as you go from top to bottom, see what happens. If you go from top to bottom, size increase हो रहा है. That is a general trend in periodic table. ये अपने को मालूम है. In some cases the increase in size is not significant. In some cases it is big. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे देखोगे तुम तो it's not big actually. मैग्नीज और टेक्नीटियम का देखे तो यहाँ पे देखो साइज काफ़ी सिमिलर आ रहा है. But anyway, in general, if you go from 3D series to 4D series, there is a increase in size. Okay. Now look what happens if I go from zirconium to hafnium. Same size. Nebulium to tantalum. Okay. Molybdenum to tungsten. साइज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. इन टेक्नीटियम टू रीनियम, ओके. रुथेनियम टू ऑस्मियम, सेम साइज ऑलमोस्ट, ओके. थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है. इन मोस्ट केसेस इट इज़ कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट, ओके. If you compare these increases, it's not very significant, isn't it? यार देखो, मैग्नीज, टेक्नीटियम और रीनियम, ये जो ग्रुप है इसमें बिल्कुल एक का फ़र्क आ रहा है,
दिस आर ऑल कैलकुलेटेड रेडा, थोड़ा बहुत एरर ऑफ मार्जिन होता ही है इसमें, राइट, बट जस्ट इन एक यूनिट से इंक्रीज हो रहे साइजेस, ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं पूरे फैमिली में. बट इन मोस्ट केस यू कैन सी दैट द साइजेस आर ऑलमोस्ट रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बट दैट्स लाइक 3 यूनिट का इंक्रीज. यहाँ पे देर इज़ 2 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है. ओके, दिस इज़ 1 यूनिट का इंक्रीज, 1 यूनिट, 2 यूनिट. ओके, दिस इज़ 2 अगेन, एंड दिस इज़ the 2 यूनिट अगेन. इज़ दिस क्लियर? ये साइजेस क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. ओके, लेकिन अपन देखते हैं कि वाई दैट इज़ एक्चुअली द केस. साइजेस क्यों सिमिलर आ रहे हैं वो देख लो. तो यहाँ पे जर्कोनियम से लेके हैफनियम तक ये बात कर रहे हैं अपन. नेबुलियम से लेके टैंटलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीटियम, रीनियम. सो इन ये जो 4D एंड 5D सीरीज़ जो है, 4D एंड 5D सीरीज़ जो है, या सेकंड और एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, या सेकंड एंड थर्ड भी बोल सकते हो तुम. दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़. ओके, इनके साइजेस क्यों सेम है? एज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देर इज़ अ एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स है. ऑलराइट, 14 एलिमेंट्स है. दिस इज़ 4F. ओके, 4F. अपन ने 14 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किए, एंड देन उसके बाद अपन आ रहे हैं 5D में. ओके, हैफनियम, दिस इज़ 5D. अब जब अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किया, दिस इज़ n-2, बराबर है. और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, दैट इज़ n-1. ओके, और जो s ऑर्बिटल है दैट इज़ ऑलरेडी फिल्ड. Okay, which is 5s in this, 6s in this particular case. So we are filling electron into this, right? तो यहाँ पे ये जो electrons है that is completely filled. Okay, these electrons are completely filled. तो क्या हो रहा है कि ये जो electrons है इनका shielding effect है incomplete. Okay, this is incomplete. इसके वजह से ये electrons as well as जो 6s वाले electrons है plus 6s, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा. ओके, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट शील्डिंग. तो ऑब्वियसली वी आर एडिंग शेल एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये एलिमेंट्स जो है हैफनियम, इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट शील्डिंग ऑफ 4F एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका इनकम्प्लीट शील्डिंग की वजह से हैफनियम के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हैफनियम का साइज़ जितना होना चाहिए उससे छोटा आएगा. ये इंक्रीज़, तो इसकी वजह से देखो साइज़ जो है लेफ़्ट और राइट में डिक्रीज़ हो रहा है ना. ये जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है साइज़. ओके, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये इंक्रीज़ हो रहा है. तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इट एक्चुअली ऑलमोस्ट कैंसल्स आउट, एंड बिकॉज ऑफ दैट अपना जो 4D एंड 5D सीरीज़ है इनके साइजेस नियर अबाउट सेम आते हैं. क्लियर है? सो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, 4D एंड 5D सीरीज़ या सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ इनके साइजेस नियर अबाउट सेम आ रहे हैं. ऑलराइट, तुमको ये भी दिखेगा आगे कि डेंसिटी देखो, मास तो इंक्रीज हो रहा है इफ़ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट द साइज इज एक्चुअली नॉट इंक्रीजिंग. बराबर है, साइज इज कमिंग आउट टू बी ऑलमोस्ट सेम. या तो इफ़ दैट इज़ द केस, डेंसिटी जो है ये एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा रहेगी, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी सी. द मोस्ट डेंस एलिमेंट्स आर एक्चुअली देयर. टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये इनका साइजेस देखो सबसे कम है. बराबर है ना, या इनका साइज़ बहुत कम आ रहा है. ओके, मे बी इवन प्लैटिनम आई गेस यू कैन से. देखो गोल्ड इज़ वेरी डेंस. एक्चुअली गोल्ड इज़ वेरी डेंस. ओके, सिल्वर पकड़ो तो ऐसा लगता है पतंग पकड़ रहे हैं, राइट. इट्स वेरी लाइट. इनफैक्ट सिल्वर इज़ वेरी लाइट, लेकिन गोल्ड पता चल जाता है. यू कैनॉट फूल एनीबडी जिसने भी गोल्ड पकड़ा है, ऑब्जर्व किया है जो मास ऑफ द गोल्ड, राइट. जिसने भी ऑब्जर्व किया डेंसिटी, वो गोल्ड मतलब यू कैनॉट फूल दैट पर्सन विद गोल्ड लुकिंग पर्सन. हाथ में लेती पता चल जाता है ये गोल्ड है या नहीं है. यू कैनॉट फूल समबडी विद डेंसिटी, यू कैन फूल समबडी विद अपीयरेंस,
राइट, अपीयरेंस से फूल कर सकते हो, लेकिन इफ समबडी नोज हाउ टू हाउ टू वे द और हाउ टू एनालाइज गोल्ड, वो तुरंत में देख लेगा, डेंसिटी देख लेगा, इट्स नॉट एक्यूरेट. ओके, मोस्ट अदर एलिमेंट्स जो गोल्ड जैसे दिखते हैं, देर एक्चुअली मच मच लाइटर देन गोल्ड. ओके, सो यू कैन नॉट फूल समबडी विद दैट. ओके, इट्स वेरी हेवी, बट ये तो बहुत ज़्यादा डेंस रहेंगे, इजंट इट. रीनियम, ऑस्मियम, दीज आर बेसिकली द मोस्ट डेंस एलिमेंट. ओके, डेंसेस्ट एलिमेंट आते हैं ये. ओके, पूरे इसमें दे हैव अ वेरी हाई डेंसिटी. ये अपन आगे देखेंगे बेसिकली. सो यहाँ पे कोवेलेंट रेडाई देख रहे हैं ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इफ़ यू गो फ्रॉम इफ़ यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो रेडाई आ रही है यहाँ पे, दैट इज़ मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट दिखाए यहाँ पे. देर इज़ अ decrease in size, the size remains constant. That is basically because of lanthanide contraction. Okay, lanthanide contraction की वजह से sizes near about same आ रही है 4D and 5D series में. नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगेन सेम थिंग. यहाँ पे आयनिक रेडाई में भी तुमको वही ट्रेंड दिखता है. इफ़ यू गो फ्रॉम जर्कोनियम टू हैफनियम, है ना, ये साइजेस जो है नियर अबाउट सेम आते हैं. ओके, सो बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर सर्टन एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स याद रखने बता देता हूँ मैं तुमको. ओके, अलॉन्ग विथ दीज एलिमेंट्स. समझ में आ रहा है ना. यटेरियम डी ब्लॉक में आ रहा है. लैंथनम, ये भी डी ब्लॉक में ही अपन पकड़ते हैं बेसिकली. लैंथनम इज़ इन अ डी ब्लॉक, राइट. कुछ जगह पे कुछ बुक्स में तुमको दिखेगा कि इसको एफ ब्लॉक में रखा है. I think that is incorrect, but there is no right or wrong answer. It is up to the author. Basically, I think there is no particular rule on where to put lanthanum. अगर NCERT देखते हैं अपन, तो NCERT में lanthanum को D block में रखा है. This is the first element in D block. ठीक है, समझ में है ना. lanthanum and then you can see ये इसका जो भी atomic mass है, and then उसके बाद hafnium, and there is a gap of 14 elements in between the atomic numbers of these 2 elements. Okay, तुमको zirconium, hafnium, nebulium, technetium and molybdenum, tungsten, ये एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में टॉप टू बॉटम याद रखने हैं. ओके, टॉप टू बॉटम एज वेल एज लेफ्ट टू राइट, बट टॉप टू बॉटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दीज आर साइजेस. ओके, एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. इसका अगर प्लॉट करते हैं तो यू कैन सी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, और यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है, देखो, क्रोमियम से लेके निकल तक. द साइज साइज आर रिमेनिंग फ्लैट बेसिकली. स्लाइट इंक्रीज है बट ऑलमोस्ट फ्लैट इंक्रीज है. ओके, एंड देन इट एक्चुअली इंक्रीज कॉपर और जिंक के लिए. ओके, so this is basically your 4th period, which is you can say 3D series. Then if you look at this one, okay, this is a 4D series. Okay, यहाँ पे अपन येटेरियम से शुरू कर रहे हैं. येटेरियम, जर्कोनियम, टैंटलम, टंगस्टन, येटेरियम, then zirconium, and I think tantalum, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, so on and so forth. Okay, silver and cadmium. So these are the elements. And if you look at the 5D and 5D series and 4D series, इनको अगर कंपेयर करते हैं, so almost similar sizes है. They follow the pretty much the same line. Okay, and that's why ये जो 5D सीरीज़ है, इनकी जो डेंसिटी है दैट इज़ वेरी हाई, बिकॉज द मास तो इंक्रीज हुआ है लेकिन साइज़ इनका आ रहा है 4D जैसा, एंड दैट्स वाई दे हैव वेरी हाई डेंसिटी. क्लियर है क्या? दिस इज़ अ प्लॉट ऑफ डेंसिटी एक्चुअली. ओके, सो दैट इज़ डेंसिटी. ओके, यहाँ पे पोटेशियम है, देन देर इज़ अ कैल्शियम, एंड देन द फर्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडियम. दिस इज़ अ 3D सीरीज. ओके, एंड इट इंक्रीजेस अप टू सर्टन पॉइंट. यहाँ पे कोबाल्ट तक ये इंक्रीज होता है, एंड दैट एक्चुअली डिक्रीजेस. ओके, सो दैट इज़ 3D सीरीज. एंड इफ यू लुक एट 4D सीरीज, रुबिडियम है ना, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम आ रहा है यहाँ पे, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहाँ पे आएगा तुम्हारा ytterbium, right, and then you go on.
ओके इस तरह से अप टू कैडमियम. सो दिस इज़ योर 4D सीरीज. या एंड अगेन यू सी दैट ऑलमोस्ट सिमिलर है, पैरेलल ट्रेंड है. देर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द मिडल ऑफ द सीरीज. सो यहाँ पे ये रोडियम जो आ रहा है दैट इज़ द हाइएस्ट इन डेंसिटी. ओके एंड सिमिलरली यू लुक एट दिस 5D सीरीज राइट. सीजियम से शुरू कर रहे हैं. सो यहाँ से अपना लैंथनम आ रहा है. दैट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट डी ब्लॉक का. ओके विच एलिमेंट इज़ दिस? सो ये कौन सा एलिमेंट रहेगा फिर लैंथनम के बाद वाला? हैफनियम. करेक्ट है, हैफनियम रहेगा. सो दैट इज द हैफनियम एंड देन इट इंक्रीज. सी सडन स्पाइक इन डेंसिटी, सीधा इंक्रीज हो रहा है ये. ओके एंड दिस इज ऑस्मियम, इरिडियम. ओके ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं दीज आर हाईएस्ट डेंसिटी. इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है. दिस इज टंगस्टन आई थिंक राइट. ऑस्मियम के पहले कौन सा आ रहा है? रीनियम, इजंट इट? रीनियम है और उसके बाद आता है ऑस्मियम, रीनियम एंड टंगस्टन. ओके सो यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी. सो दिस इज़ टंगस्टन बेसिकली, दिस इज़ रीनियम, दिस इज़ ऑस्मियम एंड दिस इज़ इरिडियम. सो इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे. क्लियर है क्या? ओके सो पे अटेंशन टू दीज टू एलिमेंट्स, ऑस्मियम एंड इरिडियम. इनकी डेंसिटी ज़्यादा आ रही है. द हाइएस्ट डेंसिटी इज़ बेसिकली ऑस्मियम एंड इरिडियम. ओके इरिडियम की डेंसिटी से ऑस्मियम से भी ज़्यादा है. ओके ऑस्मियम, मेरे को एक बात बताओ अभी, ऑस्मियम अपन ने कहाँ यूज़ किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एनीबॉडी रिमेंबर्स? वी यूज्ड इट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को जब अपन अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वी गेट डायोल्स. ओके अल्टरनेटिव रिएजेंट इसके लिए जो अपन ने यूज़ किया था दैट वाज कोल्ड अल्कलाइन KMnO4. ओके दे बोथ गिव यू डायोल्स. सिन एडिशन होता है. डायोल्स जो है OH ग्रुप जो है सेम साइड से ऐड होते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर. इसको सिन एडिशन बोलते हैं अपन. इज अ रिव्यू क्वेश्चन. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट. क्या हो रहा है यहाँ पे? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. सो lanthanide contraction is basically responsible for the same radius of zirconium and hafnium. मैंने बोला था याद रखने के लिए दो एलिमेंट्स. ओके टॉप टू बॉटम. यूटेरियम और जर्कोनियम दे आर नॉट इन द सेम ग्रुप. यूटेरियम पहले आता है, जर्कोनियम बाद में आता है. दे आर इन द सेम पीरियड. ओके जर्कोनियम एंड हैफनियम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अपन दैट इज़ नॉन स्टोइक्योमेट्री. बेसिकली काफ़ी जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के दे फॉर्म नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल FeO, आयरन ऑक्साइड, बहुत कॉमन कंपाउंड है. एंड इफ़ यू लुक एट दीज कंपाउंड्स यू विल रियलाइज दैट दे आर नॉट स्टोइक्योमेट्रिक. ओके अपन FeO लिखते हैं. ओके दे आर वेरी क्लोज टू स्टोइक्योमेट्री इन दीज केसेस बट दे आर नॉट एग्जैक्टली स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. इनका 1:1 रेशियो नहीं होता है एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल FeO जो होता है जनरली इस रेशियो में पाया जाता है. ओके इनका वेरिएशन होता है फ्रॉम 0.94 से लेके 0.84 तक. ओके यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस नंबर्स. इज एन एग्जांपल बेसिकली. जस्ट हैव टू रियलाइज दैट ये रेशो 1:1 का रेशो नहीं है आयरन और ऑक्सीजन का. ओके these are fractional ratios and so these are called as non-stoichiometric compound. ये होता इसलिए है, ये अपन ने एक्चुअली सॉलिड स्टेट में डिस्कस भी किया है कि Fe जो है इट कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो देयर इज़ एन इम्प्योरिटी जैसे शॉटकी डिफेक्ट होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, इजंट इट? और इसके वजह से यू गेट नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स. या ये अपन ने सॉलिड स्टेट में ज़्यादा डिटेल में कवर किया है. बेसिकली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहने की वजह से अपने को ये मिलता है. सो ये सॉलिड स्टेट में अपन ने देखा था कि ये डिफेक्ट्स जो है दीज आर नेचुरल. इट्स फेवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड एंट्रोपी. परफेक्ट क्रिस्टल इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट. द रीज़न फॉर दैट इज़ अ परफेक्टली ऑर्डर्ड सिस्टम. इस केस में थोड़ी सी एंट्रोपी इज़ फेवरेबल. सो इसलिए इस तरह के डिफेक्ट्स अपने को मिलते हैं एंड इट्स क्वाइट नेचुरल एक्चुअली. अगर नॉन स्टोइक्योमेट्रिक देखे जाए तो जो लैंथेनाइड्स है, लैंथेनाइड्स उनके जो कंपाउंड्स है उनको अपन बर्थोलाइड बोलते हैं. और स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं डेल्टोनाइड्स. ओके नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स को क्या बोल रहे हैं अपन? बर्थोलाइड्स.
एंड स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स को बोलते हैं अपन डेल्टानॉइड्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर से कोई एग्जांपल्स दिए हैं, वेनेडियम एंड सेलेनियम, इनके अलग अलग रेशियोज है बेसिकली। सो दीज आर अगेन नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, डोंट पे अटेंशन टू द वैल्यूज, just observe that these are all non-stoichiometric compound। तो वेनेडियम, सल्फर, सेलेनियम, ये अलग अलग तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ओके। CuS is insoluble, is actually a mixture of CuS and Cu2S, ये दोनों का मिक्सचर है बेसिकली, ओके, कॉपर सल्फाइड। So that will basically make it non-stoichiometric, isn't it? Here is a question, which of the following electronic configuration would be associated with the highest magnetic moment? ये magnetic moment के ऊपर का क्वेश्चन है, प्लीज आंसर करो। सो ऑब्वियसली हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा D5 में, ओके। D7 में बेसिकली देर इज़ गोइंग टू बी 2 पेयरिंग, सो यू कैन काउंट। सो ये अपने काम में आता है बेसिकली, ध्यान में रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको डी कॉन्फ़िगरेशंस निकालने पड़ते हैं, उससे पता करना पड़ता है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है, कौन से कंपाउंड में कम है। तो ये अपन डी कॉन्फ़िगरेशन से बड़े आसानी से बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं दैट इज़ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, okay। So catalytic properties, obviously we know d block elements are very good catalyst, okay। Many of the compounds are actually used as a catalyst because of the fact that the ease with which the metals can adopt different oxidation state, okay। इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े आसानी से चेंज होता है, चेंज किया जा सकता है, एंड दे very readily accept and lose electrons, okay। this is a important property for an element to be used as a catalyst, ठीक है। so बहुत ज़्यादा important property है ये। their ability to form complexes is also another property, okay। complexes मतलब they can attract Lewis bases and they can bind them, they can put them in place, जिसके वजह से जो रिएक्टेंट स्पेसीज है दे कैन बी एट अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, ओके। देयर जॉब इज़ टू ब्रिंग दिस मल्टीपल कंपोनेंट्स टुगेदर सो दैट द रिएक्शन कैन हैपन, ओके। तो इसके लिए दो प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी होती है, एक है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। और ये दोनों प्रॉपर्टी अपने को कहाँ मिलती है? ट्रांजिशन मेटल्स में, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। So because of that, they act as this transition metal things, they act as a temporary suppliers or absorbers of electron। because of that temporary electron लेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लिए इसको दे दिए, जो ऑक्सीडेशन जैसे A और B डायरेक्ट होना चाहिए था, है ना, A ने डायरेक्ट B को इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये डायरेक्ट होना चाहिए था, तो ये क्या कर रहा है, ए से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, बी को दे रहे, मतलब निगोशिएट कर रहे हैं या फिर यू कैन से ब्रोकेज कर रहे दो एलिमेंट्स के बीच में, एंड दिस इज़ डूइंग अ मच बेटर जॉब, जस्ट यूजिंग अ डिफरेंट राउट, ऑलराइट। एंड दिस इज एक्चुअली मच स्मूदर राउट जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है, इजंट इट। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लोअर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है, जो इलेक्ट्रॉन देने में या लेने में दो एलिमेंट्स को बहुत तकलीफ हो रही थी, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मीडिएटर ये इलेक्ट्रॉन लेन देन बड़े आसानी से हो रहा है, ओके, विदाउट एनी ब्रेकअप हो रहा है बेसिकली। सो दैट्स वाई द कैटालिटिक एक्टिविटी इज सीन विद दीज एलिमेंट्स। यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द कैटलिस्ट, इनके नाम, वी डोंट एक्चुअली यूज ऑल ऑफ द कैटलिस्ट, राइट, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स। यहाँ पे जो भी कैटलिस्ट यहाँ पे बताया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये टेबल में जितने भी कैटलिस्ट है सारे के सारे याद करने, रट्टा मारने बेसिकली, ओके। सम ऑफ द कैटलिस्ट वी एक्चुअली यूज, सम वी डोंट यूज, ओके। अपने बुक में भी नहीं दिए है कहीं पे, बट यू मस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दीज कैटलिस्ट, ओके। सो सबसे पहले देख लो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड विथ डाइथिल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। ये कौन सा है, डाइथिल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ओके। मतलब एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर 2 इथिल ग्रुप लगे हुए हैं, एंड देन यू ऑल्सो हैव क्लोरीन, ठीक है। सो दैट इज़ योर डाइथिल एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड टाइटेनियम क्लोराइड, ये तो ट्राई या टेट्रा, ठीक है। ये जब अपन यूज़ करते हैं तो इस कैटलिस्ट को अपन बोलते हैं जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। ये कई के लिए यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बनाने में यूज़ करते हैं या पॉलीइथिलीन बनाने में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक,
ठीक है ना। तो प्लास्टिक बनाने में यूज़ कर रहे हैं अपन जिगलर नाटा कैटलिस्ट। काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ जिगलर नाटा कैटलिस्ट, विच इज़ दैट। दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट in terms of exam point of view, okay। काफ़ी बार unfortunately we don't see that in a book। फेंटॉन्स रिएजेंट होता है आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये अपन यूज़ करते हैं फॉर अल्कोहल्स टू अल्डेहाइड ऑक्सीडेशन, ये भी अपने बुक में नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी जो कैटलिस्ट है we haven't seen them, we haven't used them, okay। we use actually the most common ones, okay। we don't use very uncommon catalyst। ये फेंटॉन्स रिएजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इट्स अ वेरी क्लासिकल रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन। काफ़ी पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, फेंटॉन नहीं किया था, ओके। आई रिमेंबर द नेम ऑफ दिस रिएजेंट, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द रिएक्शन मैकेनिज्म राइट नाउ, लेकिन आई रिमेंबर स्टडिंग इट एट इन माई कॉलेज, ओके। फेंटॉन्स रिएजेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, फेंटॉन रिएजेंट, तुमको रिएजेंट्स ध्यान में रखने हैं इसके। रैन एंड निकल तो अपने को मालूम ही है, इट्स अलॉय बेसिकली ऑफ निकल, इसको रैन एंड निकल बोलते हैं अपन। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन से अपन नायलॉन बनाते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक। नायलॉन की जो रस्सी आती है ना, रिमेंबर रस्सी या नायलॉन की जो चीज़ें आती है बेसिकली, उसके लिए अपन जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज़ हेक्सामिथिलीन डायमीन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली रॉ मटेरियल। उसके लिए अपन ये यूज़ करते हैं रैन निकल। वी ऑल्सो यूज़ रैन निकल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, रिवर्स अपना यू कैन से रिवर्स हेबर प्रोसेस। नेक्स्ट वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर रिड्यूसिंग एंथ्रोक्विनोन टू एंथ्रोक्विनॉल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। एंथ्रोक्विनोन को एंथ्रोक्विनॉल में कन्वर्ट करने के लिए, ये अपन ने हाइड्रोजन चैप्टर में देखा है रिएक्शन, रिमेंबर, जिसमें अपन ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिंथेसाइज किया था, क्यूनॉन टू क्यूनोन, क्यूनोन टू क्यूनॉल वाला जो रिएक्शन था कैटालिटिक वाला, ओके। बैक एंड फोर्थ एयर से ऑक्सीडाइज करते, सो वी टेक एंथ्रोक्विनोल, क्यूनॉल लेते हैं, उसको एयर से ऑक्सीडाइज करते तो वी गेट क्यूनोन, और फिर इसको रिड्यूस करते हैं इनटू दिस वी गेट, इसके लिए H2PD यूज़ करते हैं अपन, या H2 निकल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो वी यूज़ दैट। सो ये है ऑक्सीडेशन, ये है रिडक्शन, ऑलराइट। और इसेंशियली व्हेन यू डू दैट यू गेट H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने को मिलता है फ्रॉम दिस प्रोसेस, ठीक है। ये अपने देखा हुआ है। द नेक्स्ट इज़ निकल कॉम्प्लेक्स, इसको रेपे सिंथेसिस, मतलब यू नो रेपे सिंथेसिस है बेसिकली। ये वहाँ पे अपन निकल कॉम्प्लेक्सेस यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट निकल, इट्स अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। इट इज़ यूज फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस टू गिव बेंजीन, साइक्लोऑक्टाटेट्रीन, ठीक है। वेरियस कंडीशंस में हम अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, बेंजीन मिलेगा या फिर साइक्लोऑक्टाटेट्रीन मिलेगा। साइक्लोऑक्टाटेट्रीन इज़ बेसिकली, you should know that it is a non-aromatic compound, okay। it is a non-aromatic compound क्योंकि ये कौन सा लॉ ब्रेक करता है, हकल रूल, रिमेंबर हकल रूल्स में if it is a planar then it would be anti-aromatic, लेकिन it is not planar, it is boat shape, ठीक है ना। तो इस तरह का शेप होता है इसका, and then you have double bonds, okay, डबल बॉन्ड्स है इस तरह से। सो ये नॉन प्लेनर हो जाता है, एंड दैट्स वाई इट इज़, ये नॉन प्लेनर हो जाता है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन अरोमेटिक, ठीक है। सो साइक्लोऑक्टाटेट्रीन इज़ बेसिकली नॉन अरोमेटिक। देन यू हैव कॉपर, कॉपर इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइक्लोरोसिलेन, या सॉरी डाइमिथिलसिलेन, ओके, डाइमिथिलसिलेन, डाइमिथिलसिलिल क्लोराइड, सॉरी, okay, dimethylsilyl chloride. This is actually used in making silicones. ये अपन ने P ब्लॉक में देखा, इफ़ यू रिमेंबर, सिलिकॉन्स याद है स्ट्रक्चर इसका। इट्स अ पॉलीमरिक कंपाउंड दैट इज़ यूज्ड एज अ ग्लू और व्हाटएवर, राइट। सिलिकॉन्स जो होता है काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, वी यूज़ सिलिकॉन्स अ लॉट, ओके। सो उसके जो मैन्युफैक्चरिंग में जो अपने को लगता है वो होता है डाइमेथिलसिलिल क्लोराइड, ओके।
इफ़ वी यूज़ ट्राई मेथिल सिलिल क्लोराइड तो ये अपन चेन जो है वो ब्लॉक करने में यूज़ करते हैं. रिमेंबर, ट्राई मेथिल सिलिल क्लोराइड वी यूज़ इट फॉर चेन ब्रेकिंग. और सिंगल मोनोमिथिल सिलिल क्लोराइड ये अपन 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाने में यूज़ करते हैं. ओके, मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो होता है डायमेथिल सिलिल क्लोराइड, जिससे सिलिकॉन्स बनेंगे. ओके, और इसको चेन जो है मतलब इट्स अ पॉलीमरिक कंपाउंड, और चेन ब्लॉक करने के लिए या ब्रेक करने के लिए टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ द चेन वी यूज ट्राईमेथिल सिलिल क्लोराइड. कॉपर और वेनेडियम, इट इज़ यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल to cyclohexanone, or in the mixture of acetic acid which is used to prepare nylon 66. Again nylon 66 तो ये भी बनाता है, hexamethylene diamine उससे भी बनता है. बट यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉन इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं अपन टू एसिटिक एसिड. उसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं कॉपर और वेनेडियम. CuCl2 ये यूज़ करते हैं अपन डिकन प्रोसेस में फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन फ्रॉम HCl. ठीक है ना, HCl से क्लोरीन बनाने में यूज़ करते हैं डिकन प्रोसेस में. MnO2 ये इट इज़ अ कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ClO3 टू KCl एंड O2. KClO3 को डिकम्पोज करते हैं अपन, इक्विलिब्रियम में देखा है अपन ने, वी गेट KCl प्लस O2. ठीक है, अगर ये रिएक्शन फास्ट करनी है तो इसके लिए अपन काफ़ी सारे कैटलिस्ट है. बेसिकली आयोडीन भी यूज़ करता है एज अ कैटलिस्ट. MnO2 इज़ मोस्ट कॉमन वन. वेनेडियम पेंटॉक्साइड ये तुमको याद होगा, सल्फर ग्रुप में देखा है अपने ग्रुप 16 में. कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने में यूज़ होता है. आयरन यूज़ होता है हेबर बॉश प्रोसेस या हेबर प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं. इट्स एक्चुअली हेबर बॉश प्रोसेस. FeCl3 ये इसका कोई काम नहीं है बेसिकली. PDCl2 देखो, ये वैकर प्रोसेस ये है अपने को, ये अपन ने अल्कीन्स में देखा है. ओके, इट कन्वर्ट्स अल्कीन फ्रॉम अल्डेहाइड. ओके, सॉरी, अल्कीन इनटू अल्डेहाइड. ठीक है, ये वैकर प्रोसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. PDCl2 ये प्रोसेस भी तुमको मालूम होनी चाहिए. रिएक्शन जाके देख लो बुक में या फिर नोट्स में भी है बेसिकली. एंड देन PDCl2, okay, that is the catalyst that is used for Wacker process. Platinum oxide, इसको अपन Adams catalyst बोलते हैं. It is used in reductions of various different things. Platinum, so यहाँ पे PT to PTO, I think that is the conversion, I think, yeah, platinum oxide में conversion हो रहा है, इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं उसको. Platinum जो है, it is used in 3-stage converters for cleaning car exhaust fumes. ओके, बेसिकली क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स है उसमें NOx गैसेस निकलते हैं. ओके, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वो निकलते हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर क्वाइट एसिडिक एंड दे कैन कॉज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल डैमेज. ओके, सो टू कंट्रोल दैट वी यूज़ प्लाटिनम. ये क्या करता है कि ये जो ऑक्साइड्स है इनको वापस एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है एंड दैट गेट्स इमिटेड, विच इज़ वेरी सेफ. ओके, सो वहाँ पे यूज़ करते हैं अपन कार एग्जॉस्ट फ्यूम को क्लीन करने में. जिंक ऑक्साइड कॉपर, ओके, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CH3OH फ्रॉम वाटर गैस. वाटर गैस से मिथेनॉल बनाने में यूज़ करते हैं अपन जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड. ओके, कोबाल्ट Fe जो है ये फिशर ट्रोपैश प्रोसेस में यूज़ करते हैं अपन. इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम वाटर गैस. ठीक है ना, वाटर गैस से हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए कॉपर और मिथेनॉल बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड. प्लाटिनम ऑक्साइड अपन यूज़ करते हैं फॉर एडियंस कैटलिस्ट. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिडक्शन. एंड रोडियम, दैट इज़ अ विल्किंसन्स कैटलिस्ट. ठीक है ना, विल्किंसन्स कैटलिस्ट जो है उसमें अपन रोडियम यूज़ करते हैं. रोडियम का कंपाउंड यूज़ करते हैं. इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज ट्राइफिनल फॉस्फीन रोडियम, समथिंग लाइक दैट. ओके, ट्राइफिनल फॉस्फीन ग्रुप लगे होते हैं इस कैटलिस्ट में, बट वी जस्ट राइट इट एज रोडियम कैटलिस्ट. ओके, या फिर वी कैन जस्ट राइट द नेम एज विल्किंसन्स कैटलिस्ट. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कैटलिस्ट एक्चुअली, बट वी यूज़ इट फॉर रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड वेरियस अदर ग्रुप्स. ठीक है, so these are basically the catalyst of catalyst. Yeah,
सो कुछ जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट दे एनहांस द रेट ऑल्सो, के बायोलॉजिकल एंजाइम्स जो होते हैं दे ऑल्सो आर कैटलिस्ट एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द रेट्स ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शंस। कभी कभी इन एंजाइम्स में कुछ मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं कोफैक्टर, ओके, या फिर इनको जो एंजाइम्स है उनको अपन बोलते हैं मेटालो एंजाइम्स। बेसिकली अगर कोफैक्टर प्रेजेंट है मेटालिक आयन तो ये हो जाएगा मेटालो एंजाइम, ओके। दिस इज मेटालो, जो मेटल होता है जो बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट 3 जो है दैट इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, ओके, समझ में आया ना, विटामिन, इसीलिए इसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। आयरन 2 इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ओके। आयरन एंड मोलिब्डेनम, ओके, ये प्रेजेंट होते हैं इन नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स, ओके। आयरन एंड मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। देयर इज ऑल्सो मैग्नीशियम दैट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, ये भी तुम ध्यान में रखो, मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं इन क्लोरोफिल। आयरन इन हीमोग्लोबिन, ये तुमको ध्यान में रखना है। इज दिस क्लियर? सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ टुडेज क्लास। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।